देखो बच्चों, जो कल का छूटा था, मतलब कल जूम ऐप पे तो हो नहीं पाया था, तो उसी से आगे का स्टार्ट करते हैं आज। कल क्या कराया था? देखो कल कराया था बच्चों, हम कराने जा रहे थे, मतलब कहने का मतलब ये था, जो हमने कराया था तो सबसे पहले हमने ये बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, फिर मैट्रिक्स के बाद ये बताए थे कि उसके प्रकार क्या होते हैं। देखो वीडियो मैंने जो यूट्यूब पर शायद 3 वीडियो डाल दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट ये वाला 4 होगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ों को सीखना है बच्चों, ठीक है। और क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे लिए बताओगे कॉल करके, या फिर उस ग्रुप पे बता दोगे। और बाकी आज स्टार्ट करते। कल हमने ये बताया था योग और अंतर का। तो हमने ये कहा था कि बच्चों योग जो होता है, योग दोनों को एक साथ में लेके चल रहे हैं, और अंतर, आव्यूह का योग और अंतर ये तभी संभव होता है बच्चों जब, कब संभव होता है? सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि आव्यूह की कोटियां समान हों। सबसे पहला तो ये है, योग और अंतर तभी संभव होगा कि आव्यूहों की कोटियां समान हों। अगर ये आव्यूह की कोटियां समान नहीं है बच्चों, तो योग या अंतर संभव नहीं होगा। इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करो। मैंने कहा मैट्रिक्स ए है ये, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से देखो ये 2/3 का है। 2/3 का मतलब समझने की कोशिश करो, 2 पंक्तियाँ हैं, 1 2 1 2 3, 3 स्तंभ हैं। ऐसे ही एक दूसरा आव्यूह मैंने लिया, b = 5 7 8 -2 0 1, ये 2/3, ये भी 2/3 का है। एक एक बात को समझने की कोशिश करना, वैसे कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं, आराम से देख लोगे। तो a और b दो आव्यूह, इनका हमें योग या अंतर निकालना है। योग या अंतर निकालने के लिए बच्चों एक ही बात फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि इनकी कोटियाँ क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब अगर कोटियाँ समान नहीं हैं तो ना तो इनका योग हो सकता और ना ही इनका हो सकता अंतर बच्चों। अब देखो क्यों नहीं हो सकता, इसके साथ मैं भी ये भी बताऊंगा, फिर योग में बताऊं कैसे करेंगे। अगर हम निकालते हैं a + b, देखो समझने की कोशिश करो। पहले कौन आ रहा है? a, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a का 1 2 3 4 5 6, बीच में प्लस b 5 7 8 -2 0 1। क्लियर बच्चों? ठीक है। और बच्चों एक और मैं बता दूं, चलो उस ऐप पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जूम ऐप पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम है, अब 2-3 वीडियो में लगभग 1 या 1.5 घंटे की इस पे यूट्यूब पे डालूंगा। वो क्यों, समझने की कोशिश करो। जो मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हो तो वो जो 100 नंबर का है, 100 नंबर मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करो। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं समझाऊं, फिर मैं बताता हूं कि मैट्रिक्स का इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में कितना महत्व है और ये क्यों पढ़ना है अच्छे से। मतलब कभी कभी ये हो जाता है कि इसको हमें इतने अच्छे से क्यों पढ़ना है और मैंने यही चैप्टर क्यों स्टार्ट कराया, समझ गए। और इसको क्यों इतना वेटेज दिया जाता है, 100 में से लगभग 20 क्वेश्चंस, मतलब 20 मार्क्स का इसी से आ जाता है। तो ये क्यों आता है इसका भी मैं मतलब बताऊंगा। पहले इसको देखो फिर उसके बाद बताते हैं। आव्यूह का योग तभी संभव होगा या अंतर तभी संभव होगा जब उनकी कोटियां समान हों। और योगफल निकालने के लिए बच्चों इनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ दो। संगत अवयव क्या होते हैं, मैंने ये भी बताया था कि ये पहली रो पहले कॉलम का है, मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का है। तो अब दूसरे वाले आव्यूह में देखना, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का, यही तो है। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का, इसमें भी
और इसमें भी, वो दोनों अवयव संगत अवयव कहलाती हैं बच्चों। एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें वो वाले ऐप से हट जाओ, हटने का मतलब वो दिमाग हटा के बाकी बाद में देखते हैं उस वाले ऐप पर, लेकिन यहाँ समझने की कोशिश करो, ठीक है। पहले मैट्रिक्स को क्लियर कट करने की कोशिश करो, उसके बाद देखते हैं इसको और इसको ऐड करो संगत अवयवों को। 1 और 5 को जब जोड़ेंगे तो कितना बनाएगा 6। अब देखो इसका संगत अवयव क्या होगा, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पर भी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। मतलब संगत अवयव जब भी कहा जाए कि संगत अवयव बताओ, तो संगत अवयव के लिए बच्चों क्या होगा, संगत अवयव के लिए ये होता है कि अगर मैं कहूँ इसका संगत अवयव, तो ये देखो ये किस पंक्ति का और किस स्तंभ का है, तो ये दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का। अब इसमें यही देखो, तो दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का ये, तो इसके संगत ये, ठीक है। अब तो समझ चुके होगे, तो इसके संगत ये अवयव कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9, इसके संगत ये कितना हो जाएगा 11। अब आ जाओ इसके संगत, अब पॉइंट को समझो, ये 4 है और ये 4 प्लस माइनस 2, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये ऐसे समझने की कोशिश करो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2, कितना बचेगा 2। या फिर सिंपल सा ऐसे समझने की कोशिश करो डायरेक्ट कि 4 में -2 को जोड़ेंगे कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। 5 में 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। 6 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। ये तो था बच्चों क्या है, ये था योगफल a प्लस बी, ठीक है। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, अगर मान लो हमसे कहा जाए b प्लस a, बच्चों सही से समझने की कोशिश करना, b प्लस a। जब b प्लस a किया तो यहाँ पर पहले कौन आ रहा है बताओ, b आ रहा है, तो b के अवयव लिखो 5 7 8 -2 0 1 प्लस a को लिखो, a क्या है 1 2 3 4 5 6। जब अब हम इसको ऐड करेंगे तो अब वही है, बात वही है, लेकिन क्या हो गया, पहले b के अवयव उसके बाद a के अवयव। अब 5 में 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 6, 7 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 8 में 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, -2 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 0 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, इसमें इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। हो गया। तो ये तो था योगफल। योगफल बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा ध्यान से देखना बच्चों, a प्लस बी और b प्लस a, अगर मैं इनका क्रम चेंज कर रहा हूँ, मतलब क्रम विनिमय कर रहा हूँ, क्रम का विनिमय, विनिमय का मतलब होता है बच्चों बदलना, ठीक है। मतलब अगर ये अभी ये था, b यहाँ पर था, तो विनिमय हो जाए आपस में, ये मतलब इनका स्थान चेंज कर दो एक दूसरे के, तो वो कहलाता है क्रम विनिमय। मतलब क्रम का मतलब स्थान, विनिमय का मतलब बदलना, तो उनका क्या करना, क्रम विनिमय करना। अगर देखो ध्यान से देखो, क्रम विनिमय जब मैंने किया तो a प्लस बी ये आया निकल के, b प्लस a ये आया निकल के, देखो सेम है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि बच्चों अवयव का जो योगफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये आगे भी बताएंगे क्रम विनिमय नियम क्या है, लेकिन समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ से भी थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई कहे क्रम विनिमय नियम क्या है तो कुछ भी नहीं होता बच्चों, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जैसे 2 और मैं 3 लूँ, यहाँ से अगर मैं बोलूँ बच्चों 2 प्लस 3 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब क्रम विनिमय करना, 3 प्लस 2 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। मतलब क्रम विनिमय करके कोई भी अंतर नहीं पड़ा, देख लो। तो ये कहलाता है कि ये अंकों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बस सिंपल सी बात है। अगर इसी पे बच्चों अंतर पे आना, अगर मैं कहूँ 2 माइनस 3 तो आएगा -1। अगर मैं यहाँ से कहूँ 3 माइनस 2 बराबर कितना आएगा प्लस का 1। क्या ये बच्चों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है, ये दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा, लेकिन क्या कर रहा है, ये प्लस क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। तो ये मतलब होता है। ऐसे गुणा करके देखो, गुणा करके देखना बच्चों। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 2 इंटू 3 कितना आ रहा है 6। अगर 3 इंटू 2 में कर दूँ तो कितना आएगा 6। इसका मतलब क्या है, क्रम विनिमय नियम यानी क्रम पलटने पर, क्रम विनिमय करने पर गुणा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उसके आंसर पर। इसका मतलब जो भी संख्याएं होती हैं वो गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं और धन में क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, परंतु माइनस में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। इसी बात को हम आगे किस में देखेंगे, इसमें भी देखेंगे मैट्रिक्स में।
तो सबसे पहले हमने क्या बता दिया बच्चों कि योग निकालने के लिए क्या होना चाहिए, अवयवों की कोटियाँ समान हों तब इनका योगफल होगा। अगर कोटियाँ समान नहीं होंगी योगफल संभव नहीं हो सकता। इसके लिए हमने बताया कि अगर हम क्या करें a प्लस बी और अगर उसका क्रम विनिमय करके b प्लस ए कर लें तब b अवयव जो निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा, मतलब समान निकल के आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन करता है किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, प्लस के सापेक्ष। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम किस पे आते हैं, अंतर पे। इसको हम मिटाई दे रहे हैं बच्चों, समझने की कोशिश करना, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो माइनस में क्या होगा बच्चों, a माइनस बी, सेम तरीका 1 2 3 4 5 6, बीच में माइनस का चिन्ह लगाओ, 5 7 8 -2 0 1। अब इनका अंतर निकालेंगे बच्चों, तो देखो वही अभी क्या कर रहे थे, यहाँ से योग कर रहे थे, अब अंतर करो। 1 माइनस 5 कितना बचेगा, माइनस का 4। पॉइंट को समझो, 1 माइनस 5 कितना बचेगा, माइनस का 4। अब यहाँ से आ जाओ 2, ये माइनस का चिन्ह है, 2 माइनस इसका संगत अवयव ये रहा, 2 माइनस 7 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 5। 3 माइनस 8 इसका संगत यही तो है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 5। इसमें से इसको घटाओ। अब पॉइंट को समझने की कोशिश करो, 4 माइनस तो ये रहा, फिर माइनस ये अवयव रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 6। 5 में से 0 को घटाओ, 5 बचेगा। 5 में से 1 को घटाओ, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये है बच्चों अंतर। पॉइंट को समझने की कोशिश करो, बस सिंपल सा। अंतर करने के लिए संगत अवयवों को घटा देंगे और योग करने के लिए संगत अवयवों को जोड़ लेंगे। ठीक है, ये था सिंपल सा बच्चों, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर मैं कहूँ b माइनस ए, तो समझने की कोशिश करो, पहले b रखेंगे, 5 7 8 -2 0 1। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। करो बच्चों माइनस, कैसे करेंगे देखो, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4। 7 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 5। और 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5। -2 में से -4 जाएगा, कितना हो जाएगा, -6। कैसे बच्चों देखो, -2 फिर माइनस और ये कितना देखो, -2 ये माइनस फिर 4, तो -2 -4 -6 हो जाएगा। ऐसे 0 में से 5 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, 0 -5 -5 बचेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 1 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। ये तो निकल के आया, क्या निकल के आया, ये निकल के आया यहाँ से b माइनस ए। अब देखना बच्चों ध्यान से, a माइनस बी ये रहा, -4 -5 -5 6 5 5। b माइनस ये क्या निकल के आया, 4 5 5 -5 -6 -5 -5। क्या बच्चों ये दोनों बराबर हैं क्या, देखो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये क्या है, माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा, मतलब अवयवों का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ये विशेष ध्यान रखना है बच्चों। तो ये तो था योग था और अंतर था। अब एक बार मैं फिर रिपीट करा रहा हूँ, अवयवों का योग तभी संभव होगा जब उनकी कोटियाँ समान हों, अंतर भी तभी संभव होगा जब उनकी कोटियाँ समान हों। अगर बच्चों कोटियाँ समान ना हों, अच्छा इतना तो समझ लिया होगा अच्छे से। अब क्या करोगे, जब भी यूट्यूब पे देख रहे होगे तो इसको पॉज करना, पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, वरना फिर पीछे से इसको थोड़ा सा दोबारा से देख सकते हो, पीछे उसको बैक में जाके देख सकते हो। ठीक है, मिटाई दे रहे हैं इस पर। अब मान लो किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर मान लो कोटियाँ अगर समान ना हो तो क्यों नहीं योगफल होगा, तो इसका भी मैं बता रहा हूँ। मान लो सपोज करो इसकी हमने कोटि चेंज कर दी, और कोटि कर दी इसकी 2/2। देख लो 2/2 का मतलब 2 पंक्तियाँ और 2 ही स्तंभ। अब योगफल करना बच्चों, देखो a प्लस बी 1 2 3 4 5 6 प्लस 5 7 -2
और 0। पॉइंट को समझो बच्चों, हमने संगत अवयव, इसका संगत अवयव ये, इसका संगत अवयव ये, इसका संगत अवयव कहाँ पर है बताओ? है इसका संगत अवयव? है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है 2/3 का है और ये 2/2 का है। तो जब इसका संगत अवयव नहीं है तो इसको किससे ऐड करेंगे? नहीं कर सकते ना, ठीक है। इसीलिए ये संभव इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी कोटि 2/3 इसकी 2/2 है। अब कोई बच्चा ये ना समझे कि सर हम तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 0 0 मान लेंगे, बिल्कुल नहीं बच्चों। ये अवयव बढ़ जाएंगे अगर 0 0 मान लेंगे तो। जैसे अगर मान लो किसी बच्चे को लग रहा है कि सर अगर इसकी कोटि 2/2 है तो अगर मान लो इसकी भी ये जो लास्ट वाला जो स्तंभ है इसमें 3 6 है, हम यहाँ पर 0 0 मान लें, तो बिल्कुल नहीं, वो अवयव बढ़ जाएंगे, वो एक स्तंभ बढ़ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2/3 का हो जाएगा, ठीक है। और ये संभव नहीं है मैट्रिक्स में अपनी तरफ से बढ़ाना या घटाना, ठीक है। तो क्या समझ में आया? अब इसका अगर मैं कहूँ योग संभव है तो बिल्कुल ही योग संभव नहीं है, ना ही अंतर संभव होगा। इसका मतलब एक बात तो हमें समझ में आ गई कि आव्यूह का योग तभी या अंतर तभी संभव होगा जब उनकी कोटियाँ समान हों, और अगर कोटियाँ समान नहीं हैं तो ना तो योग हो सकता और ना ही अंतर हो सकता। बच्चों इसको विशेष रूप से ध्यान रखोगे, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो था योग, शायद मुझे विश्वास है बच्चों सबको समझ में आया होगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, इसके जस्ट बाद क्या है, इसके जस्ट बाद बताते हैं बच्चों। 2 नियम हैं, अब पॉइंट को समझने की कोशिश करो। और देखो इससे पहले मैं एक और बात बता दूं, देखो अब सबको ये तो पता ही है कि हम सब लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जितने भी टीचर्स हैं वो इसलिए पढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये मजबूरी है कि कोरोना का संकट चल रहा है। और दूसरा ये है बच्चों, इस संकट में भी ये तो नहीं सोचोगे कि मतलब संकट के साथ साथ कोई परीक्षा क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। मान लो एक बार के लिए तुम्हारे इंटरमीडिएट के पेपर सरल आ सकते हैं, लेकिन आने वाली जो कंपटीशन में बैठोगे वो परीक्षाएं तो सरल नहीं होंगी। एक बार थोड़ा सा सोचो, अगर वो हो गई सरल तो समझने की कोशिश करो, बहुत सारे बच्चे उसमें एंट्री कर जाएंगे और इतनी सीटें हैं नहीं। तो इसका मतलब ये है बच्चों, हमें सिलेबस कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटर के स्ट्रेटजी के साथ साथ हम क्या बना के चलेंगे, हमें अपनी कंपटीशन का भी लेके चलना है। ये नहीं सोचना है कि सर हम बस इंटर का हो जाए, अरे इंटर करने के बाद क्या करोगे, चलो इंटर कर भी लेते हो और मान लो कोई परीक्षा तुमसे नहीं क्वालिफाई हो पाई, ठीक है, तो क्या करोगे। तो कुछ चीज़ें जो मैं तुम्हें समझाता हूँ, जैसे क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम, जो मैं समझाता कल भी समझा रहा था उस ऐप पर, लेकिन उस पर नहीं हो पाया था। तो ये वो वाली कंडीशंस होती हैं। ऐसे ही मैंने ये बताया था कि इसका विस्तार करो बच्चों, भूल मत जाना, ये सब कुछ बहुत मोस्ट है। जब परीक्षाओं में जब हम बैठते हैं, किसी भी इंजीनियरिंग की परीक्षा में बैठोगे आप सब लोग, ये मैथमेटिक्स वाले, तो वहाँ पर ये संकेत आते हैं ऐसे लिख के 2/3 का, तो हम यही समझ ही नहीं पाते हैं। उसमें लिखा होगा कि इसका तीसरा, इसका ये लिख दिया जाएगा A33, ठीक है, A33 नहीं, इसमें तो ये A32 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। अब उससे एक और दे रखा होगा, उससे ऐड करो। यहाँ पर B मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, B मैट्रिक्स दे रखा है, तो उससे ये कहा जाएगा कि इसमें ऐसे के BIJ, ठीक है, इसका दे रखा है 2/3, और इससे कहा जाएगा कि इसका जोड़ो तो इसका 3 हो जाएगा। अब मैं कहूँ इसका योगफल करना तो क्या हो जाएगा, A23 प्लस B23, तो इनका ये योगफल हो जाएगा। अगर मान लो किसी बच्चे को यही विस्तार करना नहीं आता, वो यही नहीं समझता ये AIJ क्या है, BIJ क्या है, तो वो कुछ नहीं समझ सकता। इस बात के लिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर ये वाली बातें नहीं समझते हो तो आने वाली परीक्षाओं में ये सांकेतिक भाषाएं होती हैं। जिन बच्चों ने GTI का पेपर दिया है, ठीक है, नहीं दिया है तो इस बार दोगे, जिन्होंने दिया तो ये समझने की कोशिश करो, सांकेतिक भाषा बहुत आती है, ठीक है। उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि आव्यूह का निम्नलिखित में से 2 आव्यूहों किनका योग संभव है, तो हमें ये नहीं करना योग करके देखना, बिल्कुल नहीं। वो ये कह रहा है कि इसका योग संभव है, तो हम ये देखेंगे किनकी कोटियां समान है। जिनकी कोटियां समान है उन्हीं का योग संभव है, जिनकी कोटियां समान नहीं है उनका योग संभव नहीं होगा बच्चों, ठीक है, ये है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें क्या करती हैं, सिखाती हैं। और हाँ, अब बात रही बच्चों, 1-2 मिनट के लिए बताता हूँ। मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है सबको पता है 100 मार्क्स का होता है 100 मार्क्स का, ठीक है, मार्क्स होते हैं यहाँ पर 100, ठीक है। अब देखो 100 मार्क्स में
कैसे डिवाइड होता है, हमें पढ़ना कैसे है, इसको बोलते हैं बच्चों एक अपनी स्ट्रेटजी बनाना। एक होता है कि बच्चों ने स्टार्ट कर दिया, और ख़ासकर इस टाइम स्ट्रेटजी क्यों बनानी है, क्योंकि कोरोना ने बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारी पढ़ाई 2 से 3 मंथ हमसे क्या कर दिया, पीछे कर दिया है। तो स्ट्रेटजी हमें कैसे बनानी है, मैंने कहा मैट्रिक्स, ठीक है, कितने मार्क्स का होगा, मिनिमम 20 मार्क्स, ठीक है। मैट्रिक्स अगर 20 मार्क्स का है तो पॉइंट को समझने की कोशिश करो। अब कितने रह गए यहाँ पर, 80 नंबर। तो ये बात अगर समझ के चलोगे कि अगर 100 में से 20 नंबर का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में 2 होते हैं, एक मैट्रिक्स होता है, ये डिटरमिनेंट होता है, दोनों को मैं मिक्स जोड़ के, कुछ बुकों में एक चैप्टर के नाम से दे रखा है, कुछ बुक्स में क्या दे रखा है, 2 दे रखे हैं, लेकिन वो दोनों को मिला के एक ही चैप्टर कहलाता है, ठीक है। एक को बोलते हैं आव्यूह, दूसरे को बोलते हैं सारणिक, ये दोनों ही मिला के मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स से ही बनता है सारणिक। अगर जिसको मैट्रिक्स का ज्ञान नहीं होगा सारणिक नहीं पढ़ सकता। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है बच्चों, देखो एक कहलाता है कैलकुलस, जिसको बोलते हैं अवकलन, अवकलन प्लस समाकलन, समाकलन। अवकलन कितने का आता है, अब यहीं से समझने की कोशिश करो। 15 नंबर का आएगा अवकलन, अब कम से कम 20 नंबर का आएगा समाकलन, और दोनों को जोड़ो, दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो गया 35 नंबर। ये समझ में आ रहा है कुछ, तो 35 नंबर ये, और ये मैंने 35 बोला, ये कहाँ तक जा सकता है, 40 तक। पॉइंट को समझने की कोशिश करो, लगभग 40 तक पहुँच जाता है ये दोनों का, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी टॉपिक अलग अलग हैं समाकलन और अवकलन में, लेकिन ये समझ लो कि 40 नंबर का, और भी कभी कभार बच्चों 40 से भी एबव हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 3 चैप्टरों पर कमांड कर लें हम तो कितना, 20 + 40 कितना हो जाएगा, यहाँ से 60, कितने बचे, 40। अब ये सोचो कि अगर कोई बच्चा इन 3 चैप्टरों को बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है और बहुत खतरनाक तरीके से, तो ये बताओ 60 नंबर उसके आसान से हो जाएंगे। तभी मैं बोल रहा था कि मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर हम पढ़ेंगे तो एक हमारा बेस बन जाएगा, ये लेके बैठ जाएंगे हम लोग कि हाँ ये क्या है, कि इतना आसानी से हो गया। ऐसे ही अवकलन 15 का मैंने बोला, समाकलन 20 का बोला, तो कितने हो रहे हैं, 40 नंबर, मतलब इन 3 चैप्टरों को जोड़ के 60 नंबर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे पढ़ना है कि ताकि सबसे पहले हम अपने मार्क्स को भी गेन कर सकें। और देखो ये कंपटीशन में भी खूब आता है, ये भी खूब आता है। इसका मतलब ये है, अगर मान लो ऐसे ही इसके बाद क्या है, जैसे बाकी बच्चों को लग रहा होगा सर 40 का क्या रह गया, जो 40 का रह गया वो पता है क्या रह गया, इसमें रह गया 40 में एक रह गया नंबर 1 जो पढ़ा होगा प्रायिकता, कम से कम 8 से 10 नंबर की तो प्रायिकता आएगी इसमें, ठीक है। तो प्रायिकता रह गया, एक रह गया ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है जिसको इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं, ये रह गया इसमें, ठीक है, वो भी 5-6 नंबर का आ जाता है, तो 15 हो गए। और एक है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और भी शामिल हैं, तो वो सब जोड़ के कितना बना लेते हैं 40 नंबर का, ठीक है। तो 40 वो 60, ये 40 वो कितना हो गया, 100 हो गया। तो इसका मतलब अगर सबसे पहले अगर हम सीधा सा हिट करें अगर इन 3 चैप्टरों पर, तो सोचो अगर 3 चैप्टर कैसे भी करके अच्छे से क्लियर कर लिए तो बाकी चैप्टर्स क्या होंगे, बाकी चैप्टर्स आसानी से क्लियर भी हो जाएंगे, और हमारे पास ये बेनिफिट होगा, आराम से हम ये लेके तो बैठ ही जाएंगे कि 60 एबव तो निकाल ही लेंगे हम इन 3 चैप्टर। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये 60, ये 3 चैप्टर 60 से भी ज़्यादा चले जाते हैं। कभी कभार ये होता है प्रायिकता कम आती है तो ये बढ़ गया ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा घटा बड़ा होता रहता है कि ये थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा घट गया, ठीक है। ऐसे ही उसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, समुच्चय सिद्धांत पढ़ा था। यहाँ पर क्या है, समुच्चय सिद्धांत से आगे है, यहाँ पर है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के वो 40 नंबर में ऐड हो जाएंगी, लेकिन ये 60 नंबर ना हटने वाले। तो इसलिए इन 3 चैप्टरों पर मैट्रिक्स, अवकलन, समाकलन, इसको विशेष ध्यान दे के पढ़ना है। तभी मैंने ये मैट्रिक्स स्टार्ट कराया था, समझ गए। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, सब कुछ हो जाएगा अगर एक तरीका लेके चलोगे, ठीक है। देखो अब हमने ये बताया था बच्चों, क्या बताया था, योग और अंतर के लिए 2 नियम। एक तो सबसे पहला मैं जो
नियम डाल रहा हूँ वो पहला है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ये क्रम विनिमय नियम क्या होता है? क्रम विनिमय नियम इसको बोलते हैं कि अगर मान लो दो आव्यूह हों, जैसे मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, माना A, B दो आव्यूह हैं, यदि A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस A हो, या फिर ऐसे देखो, योग में क्या लिखा, माना A और B दो आव्यूह हैं, यदि A प्लस B और B प्लस A हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसी को शॉर्ट में लिख देना है योग आव्यूह का योग, आव्यूहों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बच्चों अपने आप भी देख सकते हो, कोई भी दो मैट्रिक्स से ले लो या जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उससे भी प्रूव कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, A माइनस बी नॉट इक्वल्स टू B माइनस A, मतलब आव्यूहों का अंतर, यहाँ पर लिख देना का योग, आव्यूहों का अंतर क्रम विनिमय नियम का विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो बच्चों एक ये बात आई कि क्रम विनिमय जो नियम होता है, माना A और B दो आव्यूह हैं, A प्लस बी इक्वल्स टू B प्लस A होता है ये, तो मैंने क्या लिखा, आव्यूहों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। A माइनस बी नॉट इक्वल्स टू B माइनस A, इसका मतलब आव्यूहों का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। बच्चों बहुत आसान है, ठीक है, इसमें डरने की तो कोई भी प्रॉब्लम, कहने का मतलब ये कंसेप्ट सीख जाओ। इंटरमीडिएट में कंसेप्ट अगर सीख गए तो उसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चनों के पीछे ज़्यादा पढ़ो ही मत, रब पे बैठो और निकाल डालो, ठीक है, बैठ के रब पे ही निकाल डालो, इसमें कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ते जाओ आसानी से। नोट कर लिया होगा बच्चों, ठीक है, नोट कर ही लोगे आराम से। एक और क्या है आगे बताते हैं, एक और ये है सहचर्य नियम। कौन सा नियम? सहचर्य नियम। दूसरा नियम ये है सहचर्य नियम। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, माना A, B, C तीन आव्यूह हैं। अब देखो A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। देखो ये, अब ये मैंने इतना क्या लिख दिया, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है, क्या हो गया, समझने की कोशिश करो। पहले मैं अंक से समझाता हूँ। ये सहचर्य नियम क्या होता है बच्चों, हम लोगों की एक प्रकृति होती है, मनुष्य के दिमाग की प्रकृति। अगर मान लो हमने, मैं योग में बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर 5, 6, 7, ठीक है बच्चों, 5, 6, 7 जब मैंने ये ले लिया तो एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो। अगर मैं कहूँ बच्चों इसका योग करो, तो सब बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, पहले ये आएगा कोई ना कोई दो अंकों को जोड़ोगे, क्या हो गया 11, ये हमारे दिमाग में चलता है, समझने की कोशिश करो। जैसे ही हमने इसको जोड़ा 6, 5 कितना हो गया 11, फिर 7 जोड़ेंगे, मतलब 11 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 18। क्या बच्चों सोच के समझ के बताओ, क्या हमारा दिमाग एक साथ इन सबको जोड़ सकता है? चलो छोटी संख्याएं हैं जोड़ सकता है, लेकिन अगर बड़ी बड़ी संख्याएं दे दें तो क्या जोड़ लेगा? बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे इसके लिए, हम पहले दो संख्याओं को जोड़ेंगे, उसके बाद तीसरी संख्या जोड़ेंगे। यही नियम कहलाता है बच्चों सहचर्य नियम, कुछ भी नहीं है सहचर्य नियम। ऐसे ही अंतर का कहें या गुणा का कहें, अगर मैं गुणा निकालने जाऊं यहाँ पर 6 गुणा 7, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इन्हीं का गुणा करेंगे, 35 होगा, और सबने पढ़ा है, फिर 7 इसका इससे गुणा करेंगे, जो भी निकल के आए। तो इसका मतलब क्या आया समझ में, कि अगर हम 3 संख्याएं दे रखी हों या 3 अवयव दे रखे हों,
अगर उनके बीच में कोई भी संक्रिया हो रही है, संक्रियाओं का मतलब होता है बच्चों प्लस माइनस गुणा भाग, ये संक्रियाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये संक्रियाएं होती हैं, ये अंकों के लिए संक्रियाएं हो सकती हैं, ये आव्यूह के लिए संक्रियाएं हो सकती हैं, ये समुच्चय सिद्धांत के लिए संक्रियाएं हो सकती हैं। तो ये सब अलग अलग योग, अंतर, गुणा, भाग, ये संक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ सहचर्य नियम, योगफल, अंतर और गुणनफल क्या अंकों के लिए सहचर्य नियम का पालन करते हैं या नहीं, तो सबसे पहले इसके लिए देखते हैं। ठीक है, 5 + 6, पहले हमने ये किया प्लस 7, देखो मैंने क्या किया, पहले इन दो अंकों को जोड़ा, 11 और 1 कितना हो जाएगा 18, 11 और 7 कितना 18। अब क्या करेंगे, अगली बार में कोई बच्चा ऐसे करता है 6 + 7, इसका मतलब हमने लास्ट वाले दो जोड़े, ये कितना हो रहा है 13 हो जाएगा, और ये 5 कितना हो जाएगा 18, इसका मतलब 13 + 5 कितना हो जाएगा 18, आया 18 ही। तो क्या समझ में आया कि अंकों के लिए जो योग होता है वो सहचर्य नियम का पालन करता है बच्चों। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखोगे, अंकों के लिए योग संक्रिया सहचर्य नियम का पालन करती है। आया समझ में? ठीक है, अभी मैं ये बता रहा हूँ, अंकों के ऊपर बता रहा हूँ, फिर इस पे भी बताएंगे आव्यूह के बारे में। अब आ जाओ अंतर पे, अंतर निकाल के देखें बच्चों, 5 - 6 - 7, देखो यहाँ पर कितना आएगा -1 और -8, ये -7, ये हो जाएगा -8, -1 आएगा यहाँ से निकल के, यहाँ से पहले से ही -7 है तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब इधर से देखो माइनस, ये क्या हो जाएगा 6 - 7, इसको देखो। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 5 ये आएगा और ये क्या आएगा -1 यहाँ से आएगा, और -1 जब यहाँ से आएगा और ये -1 है तो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब यहाँ पर कितना निकल के आएगा प्लस का 6। इसका मतलब क्या, ये दोनों क्या बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है। ये दोनों जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या आया कि अंकों का जो अंतर होता है वो सहचर्य नियम का पालन नहीं करता बच्चों, समझ गए? अब आ जाओ गुणा पे, गुणा पे देखें, गुणा पे कैसे, 5 × 6 × 7, देखो निकाल के ये कितना हो रहा है 30, 30 की गुणा 7 से करोगे कितना हो जाएगा 210, ये हो जाएगा बच्चों। 30 की गुणा 7 से करोगे तो कितना आएगा 210, देखो 5 6 30 × 7। अब क्या करेंगे, अगर हम 5 को छोड़ दें 6 और 7 से गुणा करें तो कितना होगा 42, 42 पंजे जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा 210। इसका मतलब क्या है, ये बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंकों का जो गुणनफल है वो क्या कर रहा है, सहचर्य नियम का पालन कर रहा है। ये दो नियम अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आ जाओ इसी पे बात पे, तो अंकों में क्या आया कि योग के साथ तो सहचर्य नियम का पालन हो रहा है, गुणा के साथ भी सहचर्य नियम का पालन हो रहा है, लेकिन अंतर के साथ सहचर्य नियम का पालन नहीं हो रहा है अंकों के लिए। सेम यही बात होती है बच्चों, यहाँ पर अगर हमसे कहा जाए कि आव्यूहों का योगफल सहचर्य नियम का पालन करता है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, कोई से भी 3 आव्यूह ले लेंगे। हमने वो एक्सरसाइज भी सेंड कर दी है बच्चों, तो उससे भी देख सकते हो। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, 3 जैसे ही हमने आव्यूह लिए तो पहले 2 आव्यूह जोड़ो, लास्ट में तीसरा जोड़ो, तो एक तो नियम ये बन जाएगा। और जोड़ेंगे भी एक साथ, कैसे जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी ये करेंगे, फिर इस वाले को छोड़ देंगे इसको। अगर ये दोनों बराबर आ जाए, इधर वाला राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो ये क्रमविनिमय नियम का पालन, ये सहचर्य नियम का पालन करेगा, क्रमविनिमय नहीं, सहचर्य नियम का। इसका मतलब क्या होगा, आव्यूहों का योग क्या करता है, सहचर्य नियम का पालन करता है। बस हो गया, सिंपल सा। नोट करके क्या लिख लेना है, यहाँ पर नोट करके ये लिख देना है, आव्यूहों का अंतर सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। क्लियर बच्चों? तो ये था सिंपल सा। ठीक है, ये सहचर्य नियम रहा, योग का पालन करेगा। ठीक है,
और अंतर पालन नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ये, मैं इस पे लिख भी दे रहा हूँ और वो एक्सरसाइज में भी होगा। इसमें दे रखा है यदि, देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, यदि a इक्वल्स टू, इसके फर्स्ट रो के अवयव देखो 2 1 1, दूसरी रो के अवयव देखो 3 -1 0, तीसरी रो के अवयव देखो 0 2 4 4 है बच्चों ये। अब बी पे आ जाओ। बी जो देखेंगे वो बी क्या है, 9 7 -1 3 5 4, थर्ड रो देखो 2 1 6। कोटि बच्चों लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3/3, ये भी 3/3 है। ठीक है, सी देखो बच्चों, सी मैट्रिक्स क्या दे रखा है, सी मैट्रिक्स दे रखा है। पहली रो देखो 2 -4 3 1 -1 0 9 4 6। आगे प्रश्न क्या कहता है, तो अव्यूहों के लिए, देखो के लिए योग का सहचर्य नियम सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए, ये रहा क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से आराम से समझ जाओगे, जल्दी से नोट कर लेना इसको। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं बच्चों, यूट्यूब पे तो पॉज दबाओ, नोट करो, आगे क्वेश्चन करने लगो, बहुत आसान सा है। ठीक है बच्चों, इसी को देखो, मैट्रिक्स में अगर मैं बताऊं, योग, अंतर और गुणा, सबसे ज़्यादा मोस्ट है गुणा। और दूसरा क्या है, हमें ये समझ में आना चाहिए आव्यूह का विस्तार कैसे होता है, आव्यूह के अंतर क्या होती हैं, शून्य आव्यूह क्या होता है, इकाई आव्यूह क्या होता है, अदिश आव्यूह क्या होता है, ये सब मैंने पढ़ा चुका हूँ। वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में, और ये पार्ट 4 होगा, तो इसलिए उसको देख लेना। करें बच्चों आगे के लिए। ठीक है, अब देखो हम इसको इतना मिठाई दे रहे हैं, जब भी हम इन क्वेश्चनों को करेंगे तो हमने वही बताया कि ज्ञात है, हम यहाँ पर हल डालेंगे बच्चों, ये विशेष ध्यान रखना। तो ये आप भी दे रखे हैं, हमसे क्या निकलवा रहे हैं, साहचर्य नियम। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a + b। बच्चों समझने की कोशिश करो, तो सबसे पहले a लिखेंगे 2 1 1 3 -1 0 0 2 4 प्लस क्या करेंगे यहाँ से b, मतलब 9 7 -1। करो बच्चों, आगे करते जाओ। देखो इसके बाद क्या होगा, 3 5 4, फिर क्या होगा 2 1 6। करो ऐड इसको जल्दी से। जब ऐड करेंगे बच्चों, और आप लोग थोड़ा फास्ट करना, मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा धीमे पढ़ा रहा हूँ। इसको इससे ऐड करें कितना हो जाएगा 11, इसको इससे ऐड करें कितना हो जाएगा 8, इसको इससे ऐड करें कितना हो जाएगा 0 बच्चों, इसको इससे 6, इसको इससे 4, इसको इससे 4, इसको इससे 2, ये और ये 3, ये और ये 10 हो गया। अब क्या करेंगे, a + b + c। अब पॉइंट को समझो, ये a + b अपने आप में एक आव्यूह निकल के आया है। जब ये आव्यूह निकल के आया है तो इसको लिखो 11 8 0 6 4 4 2 3 10 प्लस c का मान रख दो यहाँ से, c ये रहा 2 -4 3 -1 नहीं 1 है बच्चों, ये -1 और ये 0।
इसके बाद 9 4 6 ऐड करना बच्चों। इसको ऊपर वाले को मिटाई दे रहे हैं, नहीं ऊपर वाले को नहीं, कहाँ पर करें बच्चों, चलो यहाँ करे दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जब इसको ऐड कर रहे होंगे बच्चों समझने की कोशिश करो। 11 में 2 जोड़ो 13, 8 में 4 -4 को जोड़ेंगे कितना बचेगा 4, 0 में 3 को जोड़ेंगे 3, 6 में 1 को जोड़ेंगे 7, 4 में -1 को जोड़ेंगे 3, 4 में 0 को जोड़ेंगे 4, 2 में 9 को जोड़ेंगे 11, 3 में 4 को जोड़ेंगे 7, 10 में 6 को जोड़ेंगे 16। बच्चों वैसे तो गलती नहीं होगी, अगर मान लो जोड़ने में कहीं पर भी गलती हो जाए तो उसको ऐसे देख लेना, ऐसे मत सोच लेना कि मतलब गलती हो गई, ये खुद करेक्शन कर लेना, ठीक है। इतने इंटर के बच्चे आराम से कर सकते हैं। मान लो जैसे मैंने जोड़ा ये 6 और 16 जोड़ा, अब मैंने वहाँ पर लिख दिया 15, तो वो अगर मिस्टेक हो जाए सही से कर लेना, ठीक है। खुद ये नहीं कि बस नकल करने में ही लगे रहो। तो ये देखो क्या निकल के आया, a + b + c, ये निकल के आया, समझ गए। अब क्या निकालेंगे बच्चों, अब निकालेंगे हम यहाँ से, मतलब पहले b + c को जोड़ेंगे, उसके बाद किसको जोड़ेंगे a को। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब मैं मिटाता हूँ, इसको पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है, नोट कर लिया होगा बच्चों। अब निकालते हैं हम, क्या निकालेंगे, इसके जस्ट बाद निकालेंगे b + c। b + c में सबसे पहले b को लिखेंगे, तो b क्या है बच्चों 9 7 -1 3 5 4 2 1 6। अब क्या करेंगे, c को यहाँ से 2 -4 3 1 -1 0 और 9 4 6 ऐड करो। अब तो बहुत फास्ट करते जाओ, इसमें कुछ भी नहीं, ऐड करेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 3 बचेगा माइनस और ये कितना हो जाएगा 2, इसको इससे करेंगे कितना हो जाएगा 4, ये भी 4 बचेगा, ये 4 हो जाएगा, इसको इससे ऐड करो 11 हो जाएगा, इसको इससे कितना हो जाएगा 5 6 और ये कितना हो जाएगा 12। क्लियर। अब क्या करेंगे, a + b + c करेंगे। अब देखो a को लिखो, एक किधर गया, ये रहा 2, ये 1 1 और 3 -1 0, यहाँ से हो जाएगा 0 2 4। अब क्या लिखेंगे b + c, b + c ये रहा बच्चों 11 3 2 4 4 4 11 5 12, यही है। करो ऐड। अब ऐड करेंगे बच्चों, दिखाई तो दे रहा होगा, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 13, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 4, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 3, देखो इसको और इसको ऐड करो 7, इसको और इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 3, 0 में इसको ऐड करेंगे 4, 0 और 11 हो जाएगा, ये और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 और 12 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, जो अभी निकाला था a + b और ब्रैकेट के बाहर c था, वो भी तो यही था, देखो ये और ये से मैच हो रहा है। अब क्या लिखोगे, इतना सब कुछ हो गया, इतना होने के बाद क्या लिखोगे, जैसे ही इतना हो गया दोनों समान आए, फिर लिखोगे यहाँ पर a + b + c = a b + c हो गया। तो यहाँ पर लिखोगे अतः योग सहचर्य नियम को सत्यापित करता है, सिंपल सा आ गया समझ में। तो ये तो था योग और इसका कि सत्यापन क्या होता है, कैसे होता है। अगर नहीं आता आएगा बच्चों, योग का ध्यान रखना विशेष, योग सहचर नियम का पालन करता है आप व्यू के लिए, फिर पता चले अपना गलत कर लो, फिर कहो कि सर हमारा मैच ही नहीं हुआ। ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, कि योग सहचर नियम का पालन करता है आप व्यू के लिए। एक तो ये था, एक टॉपिक और बीच में रह गया, इसमें
एक दो क्वेश्चन से हैं, अब आसानी से मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। एक इसमें था, जैसे बच्चों एक और मैं बता दूं, जैसे मैं अपनी तरफ से ही एक दो क्वेश्चन को ले रहा हूं। यहाँ से मैंने 2 3 4 5 लिख दिया, ठीक है। एक मैंने बी लिख दिया यहाँ से 0 -1 और 7 4, और सी लिख दिया बच्चों मैंने यहाँ पर 5 2 -7 8, ऐसे करके, ठीक है। और कभी कभार हमसे ये पूछा जाता है कि 2a - 3b + 2c, ठीक है, और ऐसे और लिख दिया जाएगा +i। अब i क्या है, इकाई अवयव, भूले तो नहीं हो बच्चों। i को ऐसे भी कर सकते हैं i2, तो 1 0 0 1, i3 का मतलब बच्चों 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे ये कितने का 3/3 का है। ये मतलब कौन सा है, आई का मतलब है ये इकाई अवयव और तत्सम का भी ध्यान रखोगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं पर होता है तो ध्यान। अब यहाँ से एक चीज़ समझने की कोशिश करो, यहाँ पर 2/2 का है, तो जब भी इकाई अवयव की बात आएगी तो हम 2/2 का रखेंगे। अब देखो ध्यान से, अगर ऐसा निकलवाते हैं, वो कहते हैं यदि ए बी सी ऐसा दे रखा है तो ज्ञात करो इसको, तो क्या करेंगे, 2 ए अवयव लिखो 2 3 4 5, मतलब मैं अपनी तरफ से ये बता रहा हूँ कि 3 अवयव अगर दे रखे हो प्रश्न में, प्रश्न ऐसे बन जाए, यदि a = ये दे रखा है, b = ये दे रखा है, c = ये दे रखा है, फिर आप लोगों से कहा जाएगा तो 2a - 3b + 2c + i को ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, वही मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ से -3, b को रखो 0 - 1 7 4, और c क्या है बच्चों +2c, c क्या है 5 2 -7 8, समझ गए बच्चों। और ये हाँ, ये और रह गया i का मतलब क्या है, अगर ये सब 2/2 के हैं तो i को भी हम 2/2 का इकाई अवयव तत्सम का अवयव लिख देंगे यहाँ पर। अगर ये सब 3/3 के होते तो हम भी इसको 3/3 के, या तो देखो यहाँ पर 2 लिखा होगा और नहीं लिखा हो तो हमें अवयव को देखकर ही कर लेना। ये सब 2/2 के हैं, ठीक है, तो ये भी 2/2 का होगा। अब क्या करेंगे, मैंने ये भी तो बताया था बच्चों कि अगर ये 2 बाहर होगा सबसे गुणा हो जाएगी, जब सबसे गुणा हो जाएगी ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 6, ये 8, ये 10, प्रत्येक अवयव से गुणा। ऐसे ही माइनस, ये 3 दे रखा, 3 की सबसे करो 0, इससे करेंगे -3, इससे करेंगे 21 हो जाएगा, इससे करेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो प्लस, एक दो क्वेश्चन है तो इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। ये 4 और ये हो जाएगा -14, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस इसके बाहर कोई नहीं तो 1 0 0 1। देखो कुछ बच्चे समझदार हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब क्या करना है बच्चों, समझने की कोशिश करो। देखो हमें क्या करना, इसका 4 क्या रहा है माइनस, इसका संगत अवयव ये रहा, ठीक है, प्लस इसका संगत अवयव क्या रहा 10, प्लस इसका संगत अवयव क्या है 1। मतलब यहाँ पर देखो 4 अवयव हैं, ये वाला, ये वाला, ये और ये, इनके सब के संगत अवयवों को जो जैसे दे रखा है, जैसे यहाँ पर माइनस हो रहा है तो मैंने इसका 4 लिखा, माइनस ये वाला 0, इसका संगत अवयव ये 10 है, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी प्लस है तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया प्लस। ये पूरा एक अवयव है, समझने की कोशिश करो, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक अवयव है। दूसरा अवयव निकालने के लिए इन सब के संगत, ये इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, कैसे देखो 6 माइनस ये और माइनस ये अवयव, प्लस ये अवयव, प्लस 4, मतलब इसका ये और ये, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये माइनस ये रहा और ये अवयव है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। अब आ जाओ ये वाला, इसके संगत अवयव कौन कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, कैसे 8, बीच में माइनस, कितना हो जाएगा 21, फिर यहाँ पर प्लस, फिर ये किसका दे रखा है, ये माइनस का 14 दे रखा है, फिर प्लस क्या दे रखा है 0 दे रखा है। अब आ जाओ इसके संगत अवयव, तो ये क्या हो जाएगा 10, माइनस बीच में 12, प्लस 16,
प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बच्चों, इसको जोड़ो, 4 में 0 जोड़ेंगे, ये सब जुड़ के हो जाएगा 15। देखो ये पूरा एक अवयव है, सबको जोड़ के कितना हो गया 15। इसको देखते हैं, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9, 10, ये हो जाएगा 14। ये सब जोड़ोगे तो कितना आएगा 14 निकल के। इसका देखो ये माइनस का 21, देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, ये तो हो जाएगा -21, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 14, और ये तो 0 है ही, हटा दो इसको। अब बताओ कितना बचेगा यहाँ से, जल्दी बताओ। ऐसे जोड़ लो, इसमें इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस के पहले जोड़ लो तो 5 और ये 3, कितना हो गया 35, ये 8 रह गया, 35 में से 8 घटाओ कितना बचेगा 27, वो भी किसका माइनस का, तो माइनस का 27। घटा के देख लेना, अगर 27 की जगह कुछ और आ रहा हो तो वही रख लेना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि गलत हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। यहाँ पर देखो प्लस का 10 है और 16 है प्लस का, इन सबको जोड़ो, 12 को घटा दो तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देख लेना ये वाला, देखो यहाँ से बचेगा -2 बचेगा, इसमें से घटाएंगे 15 होगा बच्चों ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 बचेगा, -2 में से ये इसको करेंगे 14 ये बचेगा और ये 15 हो जाएगा। तो ये निकल के आया, क्या निकल के आया जो हमसे निकलवा रहे थे ये वाला, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चंस दे रखे हैं ऐसे, तो वो कर लेना, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बच्चों, चलो इसको भी मिटाते हैं। एक और देखो, इसको मिटाएं। एक हमने बच्चों बताया था विकर्ण आवयव, याद है, विकर्ण आवयव। इसी के जस्ट नीचे बताया था अदिश आवयव, अदिश आवयव, और इसी के जस्ट नीचे बताया था हमने इकाई, इकाई या तत्समक। देखो बच्चों ये बहुत मोस्ट है, इकाई या तत्समक दोनों पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इकाई आप भी लिख दो चाहे तत्समक आप भी। अदिश आप भी, फिजिक्स वाले अदिश से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो फिजिक्स में सदिश और अदिश होते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर अदिश आप भी है। विकर्ण आप भी मैंने ये बताया था कि बच्चों एक ऐसा आप भी, उसका एग्जाम्पल ही मैं बता रहा हूँ, एक ऐसा आप भी, देखो मैंने यहाँ से लिख दे रहा हूँ, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, जिसके मुख्य विकर्णों के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या हों, शून्य हों। बच्चों देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया, दिखाई दे रहा है, ये रहा मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण। डरना नहीं बच्चों, इसमें बहुत आसान सा है। तो क्या समझ में आया, इसको जब मैंने लिखा कि विकर्णावयव क्या है, ऐसा वर्गावयव, वर्गावयव का ही था ये पार्ट, ऐसा वर्गावयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य हों। इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, सिर्फ ये कंडीशन लगी हुई थी कि मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हों, शून्य ना हों, अशून्य हों, मतलब जो शून्य नहीं होते वो अशून्य कहलाते हैं, और बाकी शेष अवयव क्या हों, शून्य हों। अदिश आवयव में क्या था बच्चों, अदिश आवयव भी एक विकर्ण आवयव होता है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि अदिश आवयव कहाँ से निकल के आए, विकर्ण आवयव में से। लेकिन यहाँ पर तो कोई कंडीशन थी ही नहीं, सिर्फ इतना था कि विकर्ण आवयव, जो विकर्ण हैं, जो विकर्ण के अवयव है, मुख्य विकर्ण के अवयव वो अशून्य हो, मतलब शून्य ना हो, और शेष सभी अवयव शून्य हो। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें होगा अदिश आवयव में ये होगा ये विकर्ण आवयव, लेकिन इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो जाएं। जैसे यहाँ पर A 0 0 0 A 0 0 0 A। अब A की जगह बच्चों कुछ भी हो सकता है, B B C 5 5 कुछ भी, जैसे मैं मिटा के बताऊँ यहाँ से, जैसा अगर यहाँ 5 हो जाए 5 हो जाए 5 हो जाए, तो ये क्या हो गया, ये विकर्ण आवयव भी है। ये विकर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे हैं, अशून्य हैं, शून्य नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है, ये समान हो गए। तो अगर कोई भी विकर्ण आवयव के जो मुख्य विकर्ण के अवयव हों, अगर वो समान हो जाएं, तो उसी विकर्ण आवयव का नाम क्या बदल जाता है, वो बदल के विकर्ण आवयव से हो जाता है अदिश आवयव, ठीक है। तो इसका मैंने क्या बताया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोई भी हो लेकिन ये अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो। अब इकाई आवयव में क्या होता है, इकाई आवयव
एक ही कंडीशन में बन सकता है कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हों, वन वन हों। अब बच्चों ये बताओ मुझे, क्या ये आदेश आव्यूह नहीं है? क्यों नहीं है आदेश आव्यूह? देखो आदेश आव्यूह ही है। आदेश आव्यूह की क्या परिभाषा है? मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। यहाँ पर भी तो सभी अवयव समान हैं। अगर मालूम है थोड़ी देर के लिए इसको छुपा लूँ तो ये क्या है? आदेश आव्यूह है। आदेश आव्यूह भी है और विकर्ण आव्यूह भी है। ये दोनों कंडीशन। विकर्ण आव्यूह क्या कहता है? मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य ना हो, अशून्य हो, शेष अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण भी हो गया ये, यानी विकर्ण आव्यूह भी हो गया, आदेश आव्यूह भी हो गया। लेकिन फिर इसका नाम अलग से क्यों पड़ा इकाई आव्यूह? क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव के मुख्य विकर्ण के जो मुख्य विकर्ण है इसका देखो प्रत्येक अवयव वन वन है, इसलिए ये कहलाता है इकाई आव्यूह। तो ये कंडीशन को ध्यान में रखोगे। अब बच्चों इसमें कभी कभार इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है? ऐसे डी, इसको लिख दिया जाएगा, बुक में भी कहीं ना कहीं मिला होगा, DIAG ऐसे करके लिख दिया जाता है और शॉर्ट में लिखा होगा ABC। बच्चे इसको देखते ही क्या हो जाते हैं? प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि पता नहीं ये क्या आ गया। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम में नहीं आना है बच्चों, समझने की कोशिश करो। इसी को ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसी को वन वन लिख दिया जाए इसी को, तो कोई प्रॉब्लम में नहीं आना है। A हम देखते ही ये समझ जाएंगे कि इसके डायगोनल के अवयव क्या हैं? समान है। डायगोनल इंग्लिश में मुख्य विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायगोनल। ठीक है, जैसे इसके बन बने इसका मतलब क्या है? ठीक है, अब जैसे मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, पॉइंट को समझने की कोशिश करो। जैसे अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? A = डायगोनल 2 3 -5 और हमसे पूछा जा रहा है कि ये है क्या? कुछ नहीं है बच्चों, परेशान होना ही नहीं है। ये क्या है? विकर्ण आव्यूह है। इसमें 2 0 0 0 3 0 0 0 -5। लो ये था, इसका मतलब ये था। अब तो आ गया समझ में। ऐसे ही अगर कहीं पर दे रखा हो B बराबर ये देखा हो डायगोनल 2 2 2 तो हम ये तुरंत समझ जाएंगे ये आदेश आव्यूह है। ठीक है, और आदेश आव्यूह तो इसको कैसे करेंगे? अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों। जैसे ही इसको करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 0 0 0 2 0 0 0 2। लो हो गया। एक क्वेश्चन दे रखा था जो एक्सरसाइज में मैंने दी थी, सेंड की थी, उसमें एक क्वेश्चन था, वो क्या था? यदि देखो ऐसे था, क्वेश्चन नोट कर लो जिसके पास नहीं है। यदि A = डायगोनल DIAG, डायगोनल क्या दे रखा था? 2 -5 9, B = DIAG, डायगोनल क्या दे रखा था बच्चों? ये दे रखा था 1 1 -4 और C दे रखा था C = डायगोनल ब्रैकेट में -6 3 4 और क्या निकलवा रहे थे? तो ये कह रहे थे तो 2A माइनस नहीं प्लस 3B -5C का मान ज्ञात कीजिए। अब शायद जो बच्चा थोड़ा सा समझदार है वो तो समझ ही गया होगा इसमें क्या निकलवा रहे हैं। तो क्या निकलवा रहे हैं बच्चों? हल डालो यहाँ से। क्या निकलवा रहे हैं यहाँ से? पहले तो ज्ञात है लिख लो, क्या क्या ज्ञात है। देखो यहाँ से जो ज्ञात है वो ये ज्ञात है A = डायगोनल 2 -5 9। बच्चों मैंने यही बताया था कि थोड़ा सा हम क्या लेके चलेंगे कि हमें करने का तरीका भी सही लेके चलना है। 1 1 -4 C = डायगोनल, इधर रखा है -6 3 4। अगर जब तक हम अपना तरीका सही से नहीं करेंगे, अच्छा क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया तो क्वेश्चन को हम मिटा दे रहे हैं। और अब देखो यहाँ से क्या दे रखा है, ये ज्ञात हो गया। देखो ध्यान से, जो निकलवा रहे थे वो ये निकलवा रहे थे 2A + 3B -5C। ठीक है, 2 डायगोनल को लिख लो जल्दी से। वैसे तो बच्चों सबको पता है कि ये क्या बनेगा। ठीक है, डायगोनल A को लिखो,
ए क्या है यहाँ से डायरेक्ट लिखो अब 2 0 0 0 माइनस 5 0 और ये हो जाएगा 0 0 9 प्लस। देखो एक और तरीका मैं बताऊंगा यहाँ से कैसे करते हैं, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 4 माइनस 5 सी को लिखो बच्चों माइनस 6 0 0 0 3 0 0 0 4। यही तो थी ये डायगोनल, लो लिख दिए बस। अब सबको पता है अंदर गुणा होगी, अंदर गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 4 0 0 0 माइनस 10 0 0 0, ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इससे करो बच्चों, इसको करेंगे तो 3 0 0 0 3 0 0 0 माइनस का 12 प्लस, प्लस नहीं बच्चों यहाँ पर है माइनस। 5 से गुणा करेंगे माइनस का 30 0 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 15, ये 0 0 0 और ये हो जाएगा 20। ऐड करो और सबको पता है ऐड करेंगे तो क्या होगा, बाकी सब 0 0 होगा। मुख्य विकर्ण देखो इसका संगत अवयव ये देखो योग हो रहा है, ये और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 7 प्लस का 7, और इसको जब प्लस के 7 से माइनस माइनस करेंगे ये भी प्लस हो जाएगा। पॉइंट को समझो कैसे, देखो 4, लेकिन इतना नहीं लिखूंगा मैं, यहीं से बता ही दे रहा हूँ। 4 प्लस 3 माइनस और माइनस 30, तो ये कितना होगा 4, ये तो 7 हो जाएगा बच्चों। देखो ये जुड़ के ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37। क्लियर। फिर क्या होगा ये 0 ये 0 ये 0, मतलब ये सब 0 0 हो जाएगा। देख लो इसको करेंगे ये 0, इसको इससे ऐड करेंगे, देखो माइनस 10 प्लस 3 माइनस 10 प्लस 3 माइनस, ये माइनस और उधर कितना है वो 15, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 7, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 22, तो ये हो जाएगा माइनस का 22, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा। देखो 0 0 18 माइनस 12, देखो 18 प्लस प्लस ये रहा माइनस का 12, फिर बीच में माइनस, फिर क्या है उधर 20। अब क्या हो जाएगा 18 माइनस 12 माइनस 20, ये तो हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 2 बचेगा, कितना हो जाएगा माइनस का 14। देख लेना माइनस का 14 ही बचेगा या नहीं, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, कितना होगा 32, 32 में से 18 घटाओ, 32 में से 18 घटाओगे कितना बचेगा, वो भी माइनस का क्योंकि ये माइनस वाले बड़े हैं, इतना हो गया। अब ये बताओ अब ये निकल के क्या आएगा, ये नहीं निकल के आएगा, लास्ट में हम ये लिख देंगे डायगोनल 37 माइनस 22 माइनस का 14 लो, हो गया। समझ गए बच्चों, सिंपल सा हो गया, जल्दी से देख लो इसको, ठीक है। आगे का बताते हैं। चलो मिटा रहे हैं। अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर इसकी भी तो ज़रूरत नहीं थी, इसको ए को तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते, बिल्कुल सही बच्चों, ये भी कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे। देखो अगर किसी बच्चे को ये समझ आता है तो ये भी अच्छा है। कैसे, देखो हमने लिखा यहाँ पर ए, ये क्या है डायगोनल 2 माइनस 5 9, यहाँ पर क्या है डायगोनल 1 1 माइनस 4, यहाँ पर क्या है डायगोनल, दोनों तरीके से मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है, और दोनों ही सही हैं, कोई गलत नहीं है, फिर पता चले गलत समझने लगे। अब डायगोनल, अब उधर सोचो, अगर समझ में आ रहा है तो बाकी तो अभी इसके 0 हैं ही, बाकी अभी 0 तो अंदर किसकी गुणा करनी है, ये मुख्य विकर्णों से ही होगा, तो डायगोनल ये क्या हो जाएगा, इसकी इससे करो 4 माइनस का 10, ये कितना हो जाएगा 18, इसकी इससे करो प्लस 3 के अंदर गुणा कर लो, डायगोनल 3 माइनस का 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस डायगोनल ब्रैकेट में देखो कितना हो जाएगा माइनस का 30
और ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 बच्चों। गुणा कर लो, अंदर वो नहीं दिख रहा है तो अब क्या करेंगे, अब ये योग करा रहे हैं तो समझने की कोशिश करो क्या होगा। डायगोनल यहाँ से देखो, इसको देखो, इसको ऐड करना है और उसको घटाना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 4 + 3 और माइनस ये माइनस होकर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 37 कॉमा, यहाँ से देखो वो भी प्लस का होगा, माइनस का 10 प्लस का 3 माइनस का 7 बचा और माइनस का 15 माइनस का 22 हो जाएगा। 18 + 12 कितना बचेगा, प्लस का 6 में से अब ये क्या हो जाएगा, -20 आएगा, कितना बचेगा, -18। लो ये भी हो गया। अब कुछ समझ में आया, ये सांकेतिक भाषा में ऐसे आता है, इंजीनियरिंग जो परीक्षाएं वगैरह होती हैं उसमें। अब लगता है कि लग रहा है ये मैट्रिक्स से है, तो ये सांकेतिक भाषाएं होती हैं बच्चों, समझनी पड़ती हैं। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हुआ बच्चों। अगला देखो, मिटा दे रहे हैं इसको। एक और क्वेश्चन था इसमें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैट्रिक्स में समानता क्या होती है। अवयवों या अवयव की समानता। समानता क्या होती है, जैसे देखो, अगर एक तो वही नंबर 1 कंडीशन क्या रखनी है, 2 या 2 से अधिक अवयवों की समानता तभी संभव है जब उनकी कोटियाँ समान हों। समझ रहे बच्चों? तो अगर 2 अवयव की समानता तभी हो सकती है जब उनकी कोटियाँ समान हों। कोटियाँ समान नहीं होंगी, अवयव की समानता संभव ही नहीं है। नंबर 2, समानता में या समानता में 2 अवयवों के संगत अवयव समान होते हैं। तो 2 कंडीशन है यहाँ से, 2 या 2 से अधिक अवयवों की समानता तभी संभव है जब उनकी कोटियाँ समान हों। और दूसरा ये है, समानता या समान में 2 अवयवों के संगत अवयव क्या होती हैं, समान होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, देखो, अगर एक ये अवयव है x 5 0 7, एक इधर दे रखा है -3/0z, ऐसे दे रखा है। अब अगर ये कहा जाए, देखो सबसे पहले इनकी देखो कोटियाँ हैं 1 2, ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। इसका मतलब ये समानता इसमें संभव है। अब हम क्या करेंगे, हम ये पूछ रहे हैं, इसमें ये कहा जाएगा कि x, y और z के मान ज्ञात करो अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को समझो। x का संगत अवयव कौन है, x का संगत अवयव है 3 -3, इसलिए ये x का मान क्या होगा, -3। मैंने कहा था कि 2 अवयवों की समानता तभी संभव होगी जब उनके संगत अवयव समान हों। ओके बच्चों, अगला देखो, y का संगत कौन है, y बराबर हो गया 5, और z का संगत कौन है, z बराबर हो गया 7। सिंपल सा। अब आया समझ में? तो 2 अवयव संगत तभी हो सकते हैं जब उनके संगत अवयव समान हों, या 2 अवयव समान तभी हो सकते हैं जब उनके संगत अवयव समान हों, या तीसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 2 अवयव बराबर तभी होंगे जब उनके संगत अवयव समान हों। इसी पर आधारित 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी अपने बुक से करना, जिस भी राइटर की बुक है उससे करना। मान लो सपोज करो एक
ऐसे दे रखा है 7 8, यहाँ पर 2Z9, यहाँ पर क्या दे रखा है यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है P दे रखा है, यहाँ 8, यहाँ दे रखा है x माइनस वाई, यहाँ दे रखा है 9 दे रखा है, और यहाँ दे रखा है k। और अब अगर पूछा जाए कि सभी जितने भी हैं x, y, z, p, k का मान ज्ञात करो, तो कुछ भी परेशान नहीं होना है। देखो इसका संगत अवयव ये रहा, मतलब कैसे कंपेयर करनी है, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 7। अच्छा, और जो जो निकल के आ रहे हैं उनको देख लो, p का संगत अवयव है 7 तो p बराबर हो गया 7, k का संगत अवयव है 9 तो k बराबर हो गया 9, z का संगत अवयव भी 9 है, z बराबर भी 9 हो गया। लेकिन x प्लस वाई का संगत अवयव 7 था और x माइनस वाई का संगत अवयव 2 हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लो, समीकरण सॉल्व करने आते हैं। देखो 2 वाई से वाई गया, ये हो जाएगा 2x, इधर कितना हो जाएगा 9, x बराबर कितना हो जाएगा 9/2। क्लियर बच्चों? ऐसे x का मान इनमें से किसी में भी रख दो तो y का मान निकल के आ जाएगा। तो ये तो था कि दो अगर अवयव कैसे हैं, संगत हैं, तो उनको कैसे अवयवों को निकाला जा सकता है, उनके संगत अवयवों को बराबर करके निकाला जा सकता है। ठीक है, एक और बस क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट, ठीक है, फिर उसके बाद गुणांक का समझाते हैं। इसमें क्या दे रखा है, ये कह रहे हैं अवयव a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन भी लिख लो, अवयव a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। जबकि क्या दे रखा है, दे रखा है यदि क्या दे रखा है a प्लस 2b बराबर, ये दे रखा है यहाँ से 3 2 5, पहली रो के अवयव। दूसरी पंक्ति के अवयव देखो -2 1 -7, और यहाँ पर दे रखा है a दे रखा है 2a माइनस b इक्वल्स टू क्या दे रखा है बच्चों, देखो 6 माइनस 6 0 -4 2 1। ऐसे आ सकते हैं, ये ऐसे एग्जाम में भी आ जाते हैं बच्चों, और पूछ लिया जाता है कि ए और किसका मान ज्ञात करो, ए और बी का मान ज्ञात करो। तो ऐसे हमें इस पर कुछ भी ना डरना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे हम लोग क्या करते थे, युगपत समीकरणों को हल करते थे, ध्यान दो, ठीक है। तो ये तो नोट तो हो ही गया होगा, मैं यहीं से करता हूँ, यहाँ से हल करके इसको मिटाई दे रहे हैं। इसको हल करने के साथ साथ कैसे करते हैं, ए और बी को निकालने के लिए ये समीकरण लिखे। अब क्या करेंगे हम, अगर याद हो तो ऐसे करते थे x प्लस वाई माइनस ये वाला 7 दे रखा है, और 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना दे रखा है 12 दे रखा है। तो ये कहते थे x और y का मान ज्ञात कर। तो हम ये कहते थे कि कोई भी, चाहे x को समान कर लो, चाहे y को समान कर लो, इसके अवयवों की आपस में गुणा करके, आपस में इंटरचेंज करके। यहाँ पर भी सेम यही है। कैसे, हमें करना है a को समान। a को समान करने के लिए समझने की कोशिश करो। अगर a को समान करना है, यहाँ पर तो 2 है, अगर 2 की गुणा यहाँ पर कर दें, ये समान हो जाएगा। ये समान होते ही क्या आएगा, तो 2 की गुणा यहाँ पर करो, 2 की गुणा यहाँ पर करेंगे, ये हो जाएगा 2a, और 2 की गुणा यहाँ पर भी तो करना है, ये हो जाएगा 4b। तो 2 की गुणा इधर भी तो करना है, 2 इधर हो जाएगा। देखो, अरे कुछ समझ आ रहा है बच्चों? बस तुम्हें डराने के लिए ये सब कुछ दे रखा है कि ऐसे करो, वरना तो सब कुछ वही है जो पहले पढ़ चुके हो। अब देखो यहाँ पर बन की गुणा इसमें करेंगे तो 2a माइनस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 6 माइनस 6 0 -4 2 1। क्लियर बच्चों? अब क्या होगा, पॉइंट को समझने की कोशिश करो। यहाँ से इसको माइनस करो, माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल याद आ रहा होगा। ये दोनों को जोड़ो, ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा यहाँ से 5b। इधर देखो, 2 के अंदर गुणा कर लो यहाँ से पहले से ही,
2 के अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6, ये 4, ये कितना हो जाएगा 10। इसकी इससे गुणा करेंगे -4, इसके इससे करेंगे 2 और ये हो जाएगा -14। ये माइनस है, ये ध्यान रखना, प्लस नहीं, ये माइनस, इसको लिख दो अब सब। 6 -6 0, -4 2 1। अब क्या करेंगे यहाँ से 5b इक्वल्स टू, क्या निकलवा रहे हैं अंतर, 6 में से 6 घटाया 0, 4 में से माइनस कितना जाएगा 6 जाएगा, 10 हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, 4 माइनस -6 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 0 गया, क्या बचेगा 10 बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे 0 आएगा। कैसे आएगा बच्चों 0? -4 माइनस और -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये -4 +4 कैंसिल होके 0 बचेगा। अब इसको करो, 2 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 0 आएगा। 2 में से 2 घटाएंगे तो, और -14 में से 1 घटाएंगे, ये हो जाएगा -15। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? बिल्कुल आ रहा है। यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो इधर बताई दे रहा हूँ। अब ये b कैसे निकालेंगे, b निकालेंगे तो 1/5 हो जाएगा, यहाँ पर बट्टे में जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 0 10, और ये हो जाएगा 10, और इधर हो जाएगा 0 0 -15। अब ये फिर 1/5 आ गया, 1/5 की सबसे गुणा करो। देखो इससे करेंगे 0 गुणा 1/5 तो 0 आएगा। इससे करेंगे इसकी तो क्या हो जाएगा 2, इससे करेंगे इसकी कितना हो जाएगा 2। पता है कैसे, 10 गुणा 1/5, इसको काटो 2 और 1 की गुणा करेंगे ये। इससे करेंगे 0, इससे करेंगे 0 मतलब 1/5, इसके करेंगे -3। तो b का मान क्या निकल के आया बच्चों? देखो समझ में आ गया? ठीक है, ये था बच्चों को प्रॉब्लम, शायद इसमें थी, ये आ गया b का मान। ठीक है, अब क्या करोगे, b का मान इन दोनों समीकरणों में से किसी में भी पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो। ठीक है, आराम से क्या निकल के आएगा, b का मान निकल के आएगा। किसी में भी पुट कर दो। मैं रख रहा हूँ यहाँ से b का मान, इसमें रख रहा हूँ समीकरण 1 में। कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 में b का मान रखने पर। ठीक है, तो बच्चों इधर का हम चलो इधर ही बताई दे रहे हैं, a + 2, b क्या निकल के आया, देखो ये रहा 0 2 2 0 0 -3 इक्वल्स टू, देखो इधर ये क्या है 3 2 5, और ये क्या है -2 1 -7। ठीक है, अंदर गुणा करो इसका, अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 4 4 0 0 -6 प्लस नहीं बराबर का चिन्ह है ये, 3 2 5 -2 1 -7 है बच्चों। ये कंफ्यूज मत हो जाना, -7 है या नहीं। अब क्या करेंगे, इसको उधर उठा के ले जाएंगे तो माइनस नहीं हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा यहाँ से देखो 3 2 5 -2 1 -7 माइनस, इसको पूरा उठा के ले जा रहे हैं पद के लिए, तो 0 4 4 0 0 -6। अब एक बात तो समझ में आ गई होगी, जैसे x का करते थे हम, बस इनका योग अंतर आना चाहिए। इसमें से इसको घटा दो, कितना बचेगा 3, 2 में से 4 को घटाएंगे -2, इसमें से इसको घटाएंगे 1 बचेगा, बाकी सबको आता है घटाना, ये -2, ये 1 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे -1 हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, -7 माइनस ये रहा -6, -7 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना बचेगा -1। क्लियर बच्चों, ये आ गया a का मान। दोनों मैट्रिक्स को निकलवा रहे थे, हो गया बच्चों क्लियर। तो ये तो था कि इसको कैसे करें। अब बाकी अपने आप करना, अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो हमें सेंड करना, ठीक है, ग्रुप में सेंड कर देना तो हम बता देंगे। बाकी अपनी एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो की है हमने सेंड, कोई भी प्रॉब्लम हो ठीक है हमें बताओगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज का इतना ही खेल था, खत्म हुआ बच्चों। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहले इसको देख लो सही से एक बार, और स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो इसको। ठीक है, और वैसे मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ ऐसा रह गया है जो आप लोगों से हटके हो, अच्छे बच्चे हो, आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और कोई भी बच्चों ऐसा प्रश्न हो तो हमें उस पर सेंड कर देना।
तो ये तो था योग अंतर का, ठीक है, आव्यूह के प्रकार का, इकाई आव्यूह, शून्य आव्यूह, ये सब कुछ था, ठीक है। अच्छा, किसी में भी कहीं पर भी ये लिखा हो कि सिद्ध करो a प्लस बी बराबर है, अगर ये शून्य आव्यूह है तो हम यहाँ पर शून्य ओ मान के चलेंगे। और अगर ये मान लो 2/2 के तो ऐसे कह सकते हैं कि b का मान बताओ। जैसे मान लो सपोज करो a दे रखा है 2 3 4 5 और ये कह रहे हैं कि b का मान बताओ यहाँ से। इसको पता क्या मानेगा, अगर ये 2/2 का तो इसको 0 0 0 0, ये शून्य आव्यूह है। ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी a प्लस बी बराबर शून्य लिखा, कोई कहे तुमसे ये वाला शून्य a 1 प्लस शून्य बराबर शून्य, बिल्कुल नहीं, ये शून्य है, मैट्रिक्स वाला शून्य। ये 2/2 का हो सकता है, ये 3/3 का हो सकता है, या ये 3/2 का हो सकता है, लेकिन ये सामान्य शून्य नहीं है, यह शून्य आव्यूह। पता चले कोई भी पूछने लगे कि ये क्या है, तो ये सामान्य नहीं है। मान लो अगर ये कह दिया गया, समझने की कोशिश करो, a कोई मैट्रिक्स दे रखा है, b कोई मैट्रिक्स दे रखा है, और ये पूछ दिया नीचे कि a प्लस बी प्लस सी शून्य आव्यूह है। इसका मतलब हम तुरंत रखेंगे यहाँ पर, अगर ये शून्य आव्यूह है। अब ये कह रहेंगे तो c का मान बताओ, c का मान क्या होगा। तो देखो a का मान रख लो, b का मान रख लो, और c का हमें ज्ञात करना, इधर का क्या रख लेंगे, शून्य शून्य रख लेंगे, जो भी जिस भी टाइप का होगा। अगर ये 2 टाइप का है ऐसे करके तो इसको 2, अगर ये 3/3 का होता तो हम 3/3 का करते। अब क्या करें, इनको जोड़ के उसको इधर ले जाओ, c अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ चुके होगे, नहीं समझे हो तो हमसे पूछना कोई, फिर दोबारा से हम जब पढ़ाएंगे तो इसको समझा देंगे। ठीक है बच्चों, अगली हेडिंग आव्यूह का गुणनफल। आव्यूह का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर ये जिस बच्चे को नहीं आया, समझ लो मैट्रिक्स उसका छूट गया। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके लिए, इसको समझने की कोशिश करो। इसको मैं आज भी समझा रहा हूँ, जो भी अगली बार पढ़ाएंगे तब भी समझाएंगे गुणा को। फिर मैं बोल रहा हूँ आव्यूह का गुणनफल जिसका छूट गया, समझ में नहीं आया, पहले मैं समझा रहा हूँ, आज मैं एक मैट्रिक्स से लेके समझा रहा हूँ। और फिर क्या करना है, फिर ये करना है, अगर नहीं आए समझ में तो हमें बताओगे सर हमें समझ में नहीं आया, फिर मैं अगली बार फिर समझाऊंगा। वैसे तो आ जाएगा, मुझे ये विश्वास है कि मैं समझाऊंगा तो आराम से आ जाएगा। लेकिन जिसने गुणनफल नहीं सीख पाया वो समझ लो वो मैट्रिक्स से बाहर, ठीक है, उसको मैट्रिक्स कुछ नहीं आएगा समझ में। तो सबसे पहले तो ये लिखो कि ये आव्यूह, जैसे मैंने बताया था कि योगफल कब संभव था, योगफल तब संभव था जब, योगफल और अंतर कब संभव था, जब आव्यूह का क्रम समान हो। यहाँ पर क्रम से लेना देना नहीं है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे देखो, 2 आव्यूह A और B का गुणनफल, पॉइंट को समझने की कोशिश करना, गुणनफल तभी संभव है, संभव होगा जब ए क्या है, ध्यान रखना ये आव्यूह है, 2 आव्यूह A और B का गुणनफल तभी संभव होगा जब, कब संभव होगा, आव्यूह A, पॉइंट को समझो, आव्यूह A में स्तंभों की संख्या, किसकी संख्या बच्चों, हाँ सही है, आव्यूह A में स्तंभों की संख्या होगी। आव्यूह A में स्तंभों की संख्या बराबर आव्यूह B में पंक्तियों की संख्या। इसको ऐसे करो, बस इतना ही ध्यान में रखना है। पॉइंट को समझो, फिर एक बार बोल रहा हूँ, 2 आव्यूह A और B का गुणनफल तभी संभव होगा जब आव्यूह A में स्तंभों की संख्या बराबर आव्यूह B में पंक्ति की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए।
और अगर ये बराबर नहीं होगा तो क्या नहीं हो सकता, इनका गुणनफल संभव नहीं होगा। तो पॉइंट को समझने की कोशिश करो। एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ, फिर उसके बाद आराम से समझ में आएगा। जैसे देखो, पहले तो यही देखना है कि इनका गुणनफल है या नहीं, ठीक है, कोई गुणा करना नहीं है। सबसे पहले ये देखो संभव है या नहीं। ए मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, ए में क्या देखना है, जब मान लो एक आबी में लिख रहा हूँ यहाँ से 1 2 0 5 4 3 7 8 9, ये रहा ए, ठीक है। यहाँ पर बी देखो 2 -3 7 8 1 4, ये रहा। अब हमें क्या देखना है कि बच्चों अगर आपसे ये कहा जाए कि ए बी, तो मैं ए और बी का गुणनफल निकालूं। कौन है पहले, ए, यहाँ पर कौन है, बी। अगर मैं यहाँ से लिखूं बी ए, तो पहले कौन है, बी, दूसरे स्थान पे कौन है, ए, बिल्कुल सही। जब हम इसका गुणनफल निकालें तो सबसे देखो पहले ए में स्तंभ कितने हैं, तो इसकी पहले कोटि लिख लो 3/3, इसकी भी लिख दो 3/2। तो पहले बताओ ए में स्तंभ कितने हैं। देखो बच्चों यहाँ पर स्तंभ कितने हैं, 3। मैंने क्या लिखा था, ए में स्तंभों की संख्या बी में किसकी संख्या के बराबर होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या के बराबर। इसका मतलब ए में स्तंभ समान हो 1 2 3 और बी में पंक्तियां समान हो 1 2 3। अब ये मत सोच लेना कि इनकी कोटियां समान हों। गुणनफल में कोटियां समान हों या ना हों इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात का पड़ता है कि जो हम गुणनफल निकालने जा रहे हैं उस पहले वाले में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। समझ गए। मान लो बाई चांस अगर मैं क्या करता है यहाँ से इसको ये कर दूँ तो ये कितने बाई कितने का हो जाएगा, 3/2 का। देखो 3/2 का। अब ध्यान से देखो इसमें स्तंभ कितने हैं, 2, पंक्तियाँ कितनी हैं यहाँ पर, 3 हैं। मतलब यहाँ पर अगर मैं कहूँ ए बी तो ये संभव नहीं होगा अगर इस कंडीशन में। अब तो आया समझ में। तो इसका मतलब क्या है, अगर ए में स्तंभ और बी में पंक्तियां समान नहीं हैं तो उन अवयवों का गुणनफल कभी संभव नहीं होगा। हमें बस इतना ही ध्यान में रखना है। कभी कभार तो सिंपल सा हमसे यही पूछ लिया जाता है, 2 अवयव दे दिए गए हमें और हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ निम्नलिखित में से ये इनका गुणनफल संभव है या नहीं। अब पता चला हम निकालने लगे लेकिन हमने यही नहीं देखा कि इसमें स्तंभ कितने, 1 2, तो इसमें ए में स्तंभ, इसमें पंक्तियां कितनी हैं, 1 2 3, तो इसमें स्तंभ और इसमें पंक्तियां समान ही नहीं है तो इसका मतलब इसका गुणा संभव नहीं होगा। और अगर ऐसा है, अगर मान लो क्या हो जाए, अगर समान हो जाता है, पहले अवयव में स्तंभ और दूसरे अवयव में पंक्तियां समान हो जाती हैं तो गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए अभी मैं एक क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ। पहले इसको नोट करो, उसके बाद हम एक क्वेश्चन से बताएंगे, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ 2 अवयव के गुणनफल के लिए उनके क्रम या कोटि का समान होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है बच्चों, आवश्यक है पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब गुणा संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है, वो मैं एक्सरसाइज भी सेंड करूँगा तो उसी एक्सरसाइज का मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं A = देखो मैट्रिक्स ए क्या दे रखा है, पहली पंक्ति 2 1 3, दूसरी पंक्ति के देखो गुणा समझने की कोशिश करो, इसी के बाद बंद करते हैं, ठीक है। इतना ही समझो आज, लेकिन इसको गुणा समझना, मैं इसी को समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर बोल रहा हूँ जिससे गुणा नहीं आया समझ लो उसको कुछ नहीं आया मैट्रिक्स में। इसलिए मैट्रिक्स समझने से पहले या मैट्रिक्स को पूरी अच्छी तरह से समझना है तो गुणा सीखना है। अगर जिसको नहीं आए वो हमें बताओगे, ठीक है, फिर दोबारा से हम इसको समझाएंगे। देखो ए और बी मैंने ये लिख दिया, ठीक है। हमें क्या करना है, वो आप लोगों से ये कह सकते हैं कि ए बी ज्ञात करो, तो यदि क्वेश्चन बना लो ऐसे, यदि ये हो गया मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, तो ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए, दोनों को निकालना है। सबसे तो पहले ये देखेंगे ए बी,
ए भी करने के लिए क्या करेंगे, ये 3/3 का, ये 3/2 का। सबसे पहले देखते हैं, हमने देखा पहले आया है ए, तो ए में स्तंभ देखो, ए में स्तंभ कितने बच्चों, 3। बी में पंक्तियां देखो, बी में पंक्तियां कितनी है, 3, मतलब इसका गुणा संभव है। अगर गुणा संभव है तो होगा कैसे, देखो अब लिखना बंद करके अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करते जाओ। इसका गुणा बहुत ही मोस्ट है बच्चों, बिना इसके काम चल ही नहीं सकता। तो हमने ये लिखा, बीच में गुणा का चिन्ह लगाओ तब भी सही है, नहीं लगाओ तब भी सही है। सब लोग जानते हो बीच में किसी का चिन्ह नहीं होता है तो किसका माना जाता है, गुणा का माना जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, एक एक बात को समझना, एक एक बात को। पहले सबसे पहले पहली पंक्ति देखो, पहली पंक्ति 2 1 3 ये है अवयव। तो पहली पंक्ति के अवयवों की गुणा दूसरे अवयव के स्तंभ के अवयवों के से करना है। कैसे, देखो समझने की कोशिश कर। मैंने क्या बोला, इस वाले पंक्ति पहली पंक्ति के अवयवों का गुणा दूसरा जो अवयव है, बी अवयव है, उसके पहले स्तंभ से करना है। कैसे, पॉइंट को समझो। और अवयव कैसे बनाएंगे, देखो इसकी गुणा इससे करो, पॉइंट को समझो। कैसे, देखो इसकी ऐसे और इसकी ऐसे। अब संगत अवयव कैसे, देखो मैं यही से बता रहा हूँ, 2 का इससे करो, 2 गुणा 1। क्या करेंगे बच्चों, 2 गुणा 1। अब जैसे ही पहले पहले अवयव से गुणा कर लिया, इस वाले अवयव का पहली पंक्ति का पहला अवयव, इस वाले अवयव पहले स्तंभ का पहला अवयव, प्लस का चिन्ह लगाओ। बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह। यहाँ पर दूसरा अवयव, इसका भी दूसरा अवयव, गुणा करो, प्लस फिर क्या करेंगे, इसका तीसरा अवयव, इसका भी तीसरा अवयव, गुणा कर लो। कुछ समझ आया बच्चों? जब ये निकल के आया तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी गुणा इससे हुई, तो ये एक पूरा एक अवयव है। पहले गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, बस मैंने ऐसा लिख दिया है। अगली बार चलो, अभी मैंने क्या किया था, फिर समझने की कोशिश करो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, आपस में संगत अवयवों की गुणा की, इसकी पंक्ति इसके स्तंभ के, और गुणा करके बीच में जोड़ का चिन्ह लगाते गए, मतलब प्लस करते गए, योग का चिन्ह लगाते गए। अब क्या, ये पता क्या निकले, एक अवयव निकल, जो नया आएगा, जो गुणनफल निकल के आएगा जिस अवयव का, उस अवयव का पहला अवयव निकल के आया। अब क्या करेंगे, अब पंक्ति यही रहेगी। देखो इस पंक्ति का इससे गुणा किया था, अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। समझने की कोशिश करो, ये पूरा एक अवयव। अब नई तरह से स्टार्ट करेंगे, पंक्ति चेंज नहीं करेंगे, पहली पंक्ति पहला अवयव, पहला स्तंभ, देखो ये रहा। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी इससे गुणा करेंगे 2 - 2, प्लस इसकी इससे गुणा करेंगे 1 × 1, प्लस इसकी इससे गुणा करेंगे 3 × -3। बच्चों समझ में आया? अगर मान लो, फिर मैं बोल रहा हूँ, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करके जोड़ लेंगे सभी अवयवों को, दूसरी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के सभी अवयवों से गुणा करके जोड़ लेंगे। एक और अगर स्तंभ होता तो पहली पंक्ति रहती, तीसरा स्तंभ, एक और होता तो ऐसे ही। अब समझ पा रहे हो बच्चों मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर मैं बोल रहा हूँ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, आपस में अवयवों की गुणा करके योग करेंगे। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, आपस में गुणा करके योग करेंगे। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ अगर होता तो तीसरे स्तंभ से करते, चौथा होता उससे भी करते। मतलब पहली पंक्ति को तब तक गुणा करते रहना है जब तक कि इस वाले अवयव में क्या समाप्त नहीं हो जाए, स्तंभ समाप्त नहीं हो जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये बात वैसे ध्यान में रखनी है। पहली पंक्ति के अवयवों का दूसरे वाले अवयव के पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, ऐसे करके गुणा करते जाना जब तक कि स्तंभ समाप्त ना हो जाए। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति का इस वाले स्तंभ से किया, ये निकल के आया। पहली पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ से किया, ये निकल के आया। पहली वाली पंक्ति का आगे करने जा रहे थे, आगे कुछ बचा ही नहीं। मतलब कहने का मतलब अवयव के ये 2 अवयव हो गए। अब क्या करेंगे, अब पंक्ति को चेंज करेंगे। पहली पंक्ति का काम हुआ फिनिश। पहली पंक्ति ने क्या किया, जितने भी स्तंभ थे उनसे सबसे गुणा कर लिया। अब काम शुरू होगा किसका, दूसरी पंक्ति का। सेम वही बात, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। कैसे, ठीक है,
3 गुणा 1 प्लस -2 इंटू 2 प्लस इसका इससे 1 इंटू 4। देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, अगर होता अगर स्तंभ तीसरा तो मैंने पहला फिनिश किया। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी पंक्ति का पहले से तो हमने कर लिया जो आया, अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों से करेंगे। देखो इसका इससे करेंगे तो 3 इंटू -2 आएगा, प्लस का चिन्ह 2 इंटू -1 आएगा, -2 इंटू 1 आएगा, प्लस का चिन्ह प्लस बीच में लगाते जाना है। इसका इससे करो 1 इंटू -3। क्लियर बच्चों। अब देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये रहा, तीसरा स्तंभ है नहीं वरना तीसरे से भी करते। अब क्या होगा, दूसरी पंक्ति का भी खेल खत्म। अब क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब बच्चों शायद समझ में आ चुका होगा, इसका इससे करो -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 हो गया। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, कैसे, -1 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3। बच्चों ये रहा इसका गुणनफल। अभी भी आगे सॉल्व करना है, लेकिन बार बार अगर मान लो ये तो यूट्यूब पर है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर बैक में जाओ, फिर देखो। गुणा बच्चों अच्छे से सीखना है। ऐसे समझ लो मैट्रिक्स अगर पढ़ना है तो ऐसे समझ लो जैसे अगर मान लो हम कहीं पर भी लड़ाई में जा रहे हैं, अगर सैनिक हैं और हमारे हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र ना दिए जाएं और हमसे कहा जाए चलो लड़ने चलो, ठीक है, तो आप यही कहोगे हम कैसे लड़ लेंगे अकेले, ऐसा थोड़ी नहीं, या तो सामने वाला निहत्था हो, ठीक है, तब हम लड़ सकते हैं। लेकिन अगर जब तक हमें अस्त्र शस्त्र नहीं दिए जाएंगे तब तक हम लड़ने नहीं जा सकते, हम कितने भी बड़े योद्धा हों। पॉइंट को समझने की कोशिश करो। अगर गुणांश नहीं सीख पाया तो कितने भी बड़े पढ़ने में होशियार सही, लेकिन मैट्रिक्स को टैकल नहीं कर पाओगे, मतलब मैट्रिक्स को नहीं समझ पाओगे। तो अगर कुछ भी मोस्ट है तो मैट्रिक्स का गुणनफल। योग बहुत आसान था, ठीक है, अंतर भी बहुत आसान था। ये अगर कुछ भी टफ है तो गुणनफल। इसमें देखो जो मैप पे नहीं पढ़ा रहे हैं कि इसमें एक बार निकल गया तो निकल गया, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं समझ में आया पीछे हटो, पीछे हट के दोबारा देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, तब तक देखते रहो जब तक गुणा करना ना आ जाए। समझ गए बच्चों, ठीक है। और ये अच्छे बच्चे का यही पहचान है कि इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से सीख लेना है। इस वाले और 2-4 हम और सेंड कर देंगे, लेकिन गुणा करना सीख लेना है। अब क्या करना है बच्चों, अब तो वही बात रह गई इसमें कि गुणा करो, ऐड करो। अब देखो इससे हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट अंक निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि बच्चों को समझाने के लिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे 2 की इससे गुणा करेंगे 2 आएगा, बीच में प्लस, फिर इसकी इससे गुणा करेंगे 1 से 2, यहाँ पर आएगा कितना आएगा 12। अब इस वाले में देखो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर -9 हो जाएगा। देखो प्लस गुणा माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 बच्चों, यहाँ पर इसका करेंगे -4 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे 4 आएगा प्लस का, ठीक है, इसका इससे करेंगे -6 आएगा। बच्चों इतने तो समझदार हो, अब इतना भी नहीं है कि 6 वाली क्लास का भी मैं ये बताना पड़े आप लोगों को सबको कि मतलब इसका बच्चों ये ऐसे करो, कुछ भी नहीं ऐसा, ठीक है, सबको आता है। और नहीं आता है तो समझ लो इस बार पास नहीं हो पाओगे। ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। छोटी मोटी गलतियों को अपने आप सुधारा जाता है। ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +2, ये क्या हो जाएगा 0, इसका इससे क्या हो जाएगा -3, ठीक है। अब आगे इधर लिखते हैं AB बराबर, देखो जोड़ो 4 और 12 कितना हो जाएगा 16। इधर आ जाओ, -3 बचेगा, इससे गुणा करेंगे -12। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, ये इससे कट गया, 3 बचा। ये देखो बच्चों यहाँ से ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -11, -8 -3 11 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाओ बच्चों, कितना बचेगा 3, इसमें से इसको -1, ठीक है। अब बताओ कितने बाई कितने का निकल के आया, ये
ये निकल के आया 3/2 का। ठीक है, बाकी अभी गुणा में बहुत कुछ बताने को है, लेकिन बस ये है कि पहले गुणा सीख जाओ, फिर हम गुणा में ये भी बताएंगे क्रम विनिमय नियम क्या होता है, सहचर्य नियम क्या होता है। ठीक है, और जब इनकी गुणा आपस में करते हैं तो वो किस वाई किस क्रम का निकल के आएगा, गुणनफल का क्रम क्या होगा। अगर मान लो ये ए का क्रम ज्ञात है, बी का क्रम ज्ञात है, तो इनके गुणनफल से जो भी अवयव निकल के आएगा वो हमें पहले से ही पता चल जाएगा किस क्रम का निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले आना चाहिए गुणा। क्या करोगे, इसको बार बार देखो, रिपीट करके देखो, नहीं आए समझ में तो फिर दोबारा से देखो। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, दो अवयव का गुणनफल तभी संभव होगा जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या, दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है। जैसे देखो मैंने ए बी निकाल रहा था, तो ए में स्तंभों की संख्या ये 3 है और बी में पंक्तियों की संख्या दोनों की समान है, तभी ये संभव था तो हमने गुणा कर लिया। समझ गए, इसको हम मिटा रहे हैं। अब मान लो एक और तो रह गया यहाँ पर बी ए, देखते हैं बी ए। क्या इसको बार बार देखना बच्चों, बैक में जाके और गुणा फिनिश कर लेना आज ही। अब निकालते हैं बच्चों बी ए। बी ए में क्या देखेंगे, अब पहले कौन आ रहा है, बी। अब बी आ रहा है तो सबसे पहले ये देखो बी को लिखो 1 2 4 -2 1 -3। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये होगा 3/2 इंटू, देखो इसका 2 1 3 3 -2 1 -1 0 1, ये है 3/3 का। हमने क्या बताया, बी ए, ये तब आगे के लिए बढ़ाएंगे। बी में देखो स्तंभ, तो बी में स्तंभ कितने हैं, 2। ए में देखो पंक्तियाँ कितनी हैं पंक्तियाँ हैं 3 बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये बराबर हो रहे हैं, नहीं है बराबर। अगर बराबर नहीं है तो ए बी क्या नहीं है, संभव नहीं है। बस हो गया आंसर इसका। इसका मतलब क्या हुआ, बी में स्तंभ, ए में पंक्तियाँ दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो बी ए संभव नहीं होगा। मतलब बी और ए का गुणा, ए भी संभव था, समझने की कोशिश करो। जो बच्चे समझने की कोशिश करें उसको समझने, ये आराम से समझ में आ रहा होगा। ए का मतलब ए का बी से गुणा हो रहा था, तो ए में पहले क्या देख रहे थे हम, स्तंभ, बी में क्या देख रहे थे, पंक्तियाँ, तो इनकी तो समान थी। लेकिन जैसे ही हमने बी ए किया तो बी में क्या देखेंगे हम, बी में देखेंगे स्तंभ, तो बी में स्तंभ कितने हैं, 2। ए में क्या देखेंगे, पंक्तियाँ कितनी हैं, 3, जो कि आपस में बराबर नहीं है, तो बी ए जो भी है, बी और ए का गुणनफल संभव नहीं होगा। यही करना है। अगर ऐसा आता है एग्जाम में तो इतना ही लिख देना है, बी ए लिखो, ऐसे लिखो और यहाँ पर लिखो कि इनके क्या लिखेंगे, स्तंभ और पंक्तियाँ समान नहीं हैं, इसलिए बी ए का गुणनफल संभव नहीं है। बस इतना सा था बच्चों। बाकी हम सेंड कर देंगे, क्वेश्चंस भी करना, और बाकी कल बताते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए बाय।